उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। नागरिकता के अर्थ की व्याख्या करने में, आज जिन क्षेत्रों में इसके अर्थ को विस्तार या चुनौती दी जा रही है, उनकी चर्चा करने में, अधिकार किस प्रकार समान रूप से वितरित हैं, उनका वर्णन करने में, नागरिक और राष्ट्र की व्याख्या करने में, सार्वभौमिक नागरिकता की व्याख्या करने में। नागरिकता क्या है? लोगों को विशिष्ट अधिकारों की आवश्यकता होती है ताकि वे अपना जीवन सम्मान के साथ जी सकें और अपने हितों के क्षेत्र में सुधार और विकास कर सकें। हालांकि इन अधिकारों के साथ उन्हें सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है ताकि वे जीवन के अधिकार एवं संपत्ति का आनंद ले सकें। इसलिए हमें एक राष्ट्र की आवश्यकता होती है ताकि हम खतरों से सुरक्षित रह सकें। नागरिकता को एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है। राजनीतिक समुदाय की पूर्ण सदस्यता से हमारा अभिप्राय ये है कि नागरिक को राज्य सुरक्षा के अंतर्गत सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों का आनंद लेना चाहिए और बदले में राज्य के प्रति अपनी निष्ठा प्रदान करनी चाहिए। राष्ट्र के प्रति निष्ठा से हमारा अभिप्राय नागरिक का अधिकारों के साथ सभी कर्तव्यों का अनुकरण कर समाज के नियमों और विनियमों का पालन करने हेतु सहमत होना और समाज में कोई उपद्रव नहीं करना। शरणार्थियों के उदाहरण से पूर्ण सदस्यता को समझा जा सकता है। उनके पास उनके देश की पूरी भागीदारी नहीं होती है और इस प्रकार उन्हें किसी भी अधिकार का लाभ प्राप्त नहीं होता है और दूसरे देश में बाहरी व्यक्तियों की भांति रहते हैं। समान सदस्यता से हमारा अभिप्राय ये है कि सभी नागरिक समान अधिकार का आनंद लेते हैं और किसी से भी लिंग, जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर भेदभाव और उनका दमन नहीं होता है। जब हम नागरिकता की चर्चा करते हैं तो हम कर्तव्यों और अधिकारों की भी बात करते हैं। ये अधिकार और कर्तव्य प्रारंभ से नहीं थे, हमने इन्हें कई संघर्षों के बाद प्राप्त किया है। उदाहरण के लिए, भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम और दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों द्वारा समान अधिकारों के लिए संघर्ष। नागरिकता राज्य और नागरिकों के संबंधों, नागरिक-नागरिक संबंधों, पूर्ण और समान सदस्यता। किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण सदस्यता को नागरिकों को निष्ठा के बदले में प्रदत्त सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के आनंद के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब सभी नागरिकों के समान अधिकार होते हैं तो किसी से भी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता है तो उसे समान सदस्यता कहा जाता है। भारत सरकार अपने नागरिकों को, विशेषकर श्रमिकों को, आवागमन की स्वतंत्रता प्रदान करती है। श्रमिक काम के अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कुछ लोग तो बेहतर नौकरी के अवसरों की तलाश में देश से भी बाहर प्रवास करते हैं। कुशल और अकुशल श्रमिकों के बाजार देश के विभिन्न भागों में विकसित हुए हैं। उदाहरण के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए बेंगलौर, नर्सों के लिए केरल।
कस्बों और शहरों में फलता फूलता भवन निर्माण उद्योग देश के विभिन्न भागों से श्रमिकों को आकर्षित करता है। फलस्वरूप स्थानीय लोगों के बीच उन बाहरी लोगों के प्रति प्रतिरोध और घृणा विकसित होती है जो कम पारिश्रमिक पर नौकरियां ले लेते हैं। इसलिए स्थानीय भाषा को जानने वाले राज्य के स्थानीय लोगों के लिए कुछ नौकरियां आरक्षित करने की मांग की जाती है। लोकतांत्रिक समाज में विवाद अक्सर होते रहते हैं। इसलिए भारतीय संविधान अपने नागरिकों को विरोध के अधिकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक विशेषता के रूप में सुनिश्चित करता है, बशर्ते उनके विरोध द्वारा राज्य के अन्य लोगों के जीवन या संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। जनता की राय और सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए नागरिक अक्सर समूहों का गठन करते हैं, अदालतों में जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, राजनीतिक दलों के पास जाते हैं या मीडिया का उपयोग करते हैं। समान अधिकार। हमारे देश के सभी नागरिकों को समान अधिकारों की गारंटी है, परंतु भारत में इन अधिकारों का लाभ प्रत्येक व्यक्ति नहीं उठा पा रहा है। उदाहरण के लिए, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे देश के निर्धन भागों से आने वाले झोपड़पट्टी के लोग गांवों से अपनी आजीविका कमाने के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन शहरों में बसने के लिए चले आते हैं। इन निर्धन प्रवासियों को बुनियादी आवास की सुविधा प्राप्त नहीं होती है और वे मलिन बस्तियों में रहते हैं, जहां स्वच्छ पेयजल, उचित पोषण, स्वच्छता और आवास उपलब्ध नहीं है। परंतु ये प्रवासी लोग हमारे घरों में सफाई कर्मी, वाहनों की सफाई आदि जैसी सेवाओं के माध्यम से हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि ये निर्धन लोग भारत के ही नागरिक हैं, लेकिन इनके पास समानता का लाभ उठाने के लिए जीवन की मूलभूत सुविधाएं ही नहीं हैं। इसी प्रकार जनजातीय लोगों के मामले में समृद्ध लोगों द्वारा अपने व्यावसायिक हितों के लिए जंगल काटे जा रहे हैं। वे जनजातीय लोगों के आवासों को नष्ट कर उन्हें बेघर बना होटल, खेल के मैदान और रमणीक स्थान बना रहे हैं। यही मामला महिलाओं के साथ है। यद्यपि सरकार ने महिलाओं को भी समान अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन अब भी उनके प्रति भेदभाव किया जा रहा है। उन पर रात में हमला किया जाता है और उनके विरुद्ध कई प्रकार के अपराध किए जाते हैं। नागरिक और राष्ट्र। देश और राष्ट्र समान नहीं हैं। एक देश को एक क्षेत्र, उसकी सरकार और वहां रहने वाली जनसंख्या से चित्रित किया जाता है, जबकि एक राष्ट्र उन लोगों का समूह है जिनकी संस्कृति समान है और इतिहास साझा है, परंतु उनके पास संप्रभुता नहीं है। एक राष्ट्र किसी व्यक्ति को पहचान प्रदान करता है, जिसके आधार पर उसे अन्य देशों से मान्यता प्राप्त होती है और उन्हें दूसरे देशों से विभिन्नता प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, भारतीय, जापानी, रूसी, अफ्रीकी आदि। परंतु देश इनको अधिकार प्रदान करता है ताकि वे उनका लाभ उठा सकें। विभिन्न देश विभिन्न अधिकार प्रदान करते हैं। नागरिकता भारत के संविधान के भाग 2 में सम्मिलित की गई है। भाग 2 उन विभिन्न तरीकों का भी उल्लेख करता है
जिनसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ये तरीके इस प्रकार हैं: जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण, नागरिकता प्राप्त करना, क्षेत्र यानी भूभाग का समावेशन। यदि एक व्यक्ति का एक देश में जन्म होता है तो वो स्वतः उस देश का नागरिक बन जाता है। वंश से हमारा अभिप्राय है कि यदि किसी व्यक्ति के माता पिता ने जिस देश में जन्म लिया है तो वो अकरण उस देश का नागरिक बन जाता है। पंजीकरण का अर्थ है कि वह किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन या पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करता है। देशीकरण यानी प्राकृतिककरण का अर्थ है यदि कोई व्यक्ति किसी देश में एक न्यूनतम अवधि के लिए निवास करता है और फिर उस देश की नागरिकता को प्राकृतिक रूप से प्राप्त कर लेता है। क्षेत्र को सम्मिलित करने से हमारा अभिप्राय है कि यदि एक देश किसी अन्य देश के क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लेता है तो पराजित देश के लोग विजयी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। सार्वभौमिक नागरिकता। सार्वभौमिक नागरिकता का अर्थ है कि किसी एक देश में प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक के रूप में समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए और इस ग्रह पर सभी लोगों का बेरोक-टोक आवागमन होना चाहिए और विदेशी या बाहरी की स्थिति का क्रमिक उन्मूलन होना चाहिए। राष्ट्रीय नागरिकता का लाभ लोगों को पूरी तरह नहीं प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमारे समाज में सामाजिक और असमानताएं मौजूद हैं। परंतु जब हम अपने चारों ओर दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि युद्ध, अभाव और विनाश ने लोगों को राज्य विहीन बना दिया है और उनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है जो उन्हें सुरक्षा और अधिकार दे सके। वे अन्य देशों पर सुरक्षा और बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किए जाने हेतु निर्भर हैं। भारत कई देशों से घिरा हुआ है और लगभग सभी पड़ोसी देश हिंसा और अशांति के शिकार हैं, जिसके कारण लोग अपने देश को छोड़कर भारत आ जाते हैं। लेकिन एक देश कितने शरणार्थियों को अंगीकार कर सकता है, उसकी भी कोई सीमा है, क्योंकि आज के वैश्वीकृत संसार में सभी परस्पर निर्भर हैं। इसलिए देश को पहले अपने नागरिकों की देखभाल करनी होती है। वैश्विक नागरिकता। प्रत्येक व्यक्ति को मानवाधिकार प्रदान करने की परिघटना को वैश्विक नागरिकता के रूप में परिभाषित किया जाता है। वैश्विक नागरिकता की आवश्यकता। हमें वैश्विक नागरिकता की आवश्यकता है क्योंकि हम एक परस्पर निर्भर संसार में रहते हैं जहां हम भूख, युद्ध, हथियारों, विनाश और पर्यावरणीय समस्या जैसे साझा मुद्दों का सामना कर रहे हैं। क्षेत्रीय सीमाओं को प्रौद्योगिकी और संचार में प्रगति ने पुनः परिभाषित कर दिया है। हमें नागरिकता के व्यापक विचार की आवश्यकता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को केवल इसलिए सम्मान और महत्व प्रदान किया जाए क्योंकि वे सब इंसान हैं। नागरिकता पर टी.एच. मार्शल के विचार। नागरिकता और सामाजिक वर्ग टी.एच. मार्शल द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। पुस्तक के अनुसार नागरिक को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके पास समुदाय की पूर्ण और समान
सदस्यता है। उन्होंने 3 प्रकार के अधिकारों का उल्लेख किया है, अर्थात नागरिक अधिकार, जिनमें स्वतंत्रता, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सम्मिलित है। राजनीतिक अधिकार, जिनमें मतदान का अधिकार सम्मिलित है। सामाजिक अधिकार, जिनमें शिक्षा और रोजगार का अधिकार सम्मिलित है।